दोस्तों नमस्कार। कल हमने चर्चा करी थी आईपीसी के इंट्रोडक्शन पार्ट पे और हमने समझा था कि भैया मेन सरिया क्या होता है। मेन सरिया एक बार मैं रिमाइंडर आपको घुमा देता हूँ कि भैया मेन सरिया क्या होता है कि इंसान के तन के साथ तो उसका अगर मन भी अपराधी हो जाए तो वो मेन सरिया की डेफिनेशन में आ जाता है। और हमने देखा था भैया ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस की स्टेजें क्या होती है, उसके एसेंशियल कंटेंट क्या होते हैं। तो इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं अपने बैरेक्ट के माध्यम से, क्योंकि अगर सिविल जज बनना है तो आपको बैरेक्ट पे करनी पड़ेगी कमांड। हर एक बैरेक्ट का मीनिंग आपकी आंखों के सामने झलकता हुआ दिखाई देना चाहिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आईपीसी की बैरेक्ट की। आप प्रेम्बल खोल लीजिए और प्रेम्बल बड़े आराम से पढ़िएगा। क्या लिखा है? एक्सपेडिएंट टू प्रोवाइड जनरल पेनल कोड फॉर इंडिया इट इज एनेक्ट एज फॉलोड। मतलब कहने का मीनिंग ही इसका यही है कि भैया जब आईपीसी लागू हुई 1 जनवरी 1862 से तो वो कहाँ फैल गई? पूरे होल ऑफ इंडिया में फैल गई। जो बात करता है अपना सेक्शन 1, तो सेक्शन 1 यही बात करता है। क्या बात करता है? संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। क्या बात करता है? टाइटल एंड एक्सटेंडेड ऑपरेशन ऑफ द कोड। ये एकमात्र ऐसी बैरेक्ट है जिसमें लिखा है ऑपरेशन ऑफ द कोड। बाकी आपको 12 बैरेक्ट आप जो पढ़ोगे उसमें ये चीज नहीं लिखी है। इसमें टाइटल और एक्सटेंड लिखा है और इसमें ऑपरेशन ऑफ द कोड मतलब प्रवर्तन का विस्तार दिया है कि जब से ये एनफोर्स हुआ है तब से इसका विस्तार कैसे हुआ है ये बताया गया है। तो पहले में क्या बताया गया है? टाइटल एंड ऑपरेशन ऑफ द कोड। डन। आगे बढ़ते हैं। दूसरा बोलता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। मतलब भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। तो आप भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड के बारे में क्या व्यवस्था देखिए। इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको बोला जाता है इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। क्या बोला जाता है इसको? इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के नाम से जाना जाता है। आइए इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा? लिखा एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड और नॉट अदरवाइज एवरी एक्ट एंड ओमिशन कंट्रेरी टू द प्रोविजन thereof the which shall be guilty within India। मतलब हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति। तो पहला पॉइंट अपना ये बनेगा कि एवरी पर्सन। अब एवरी पर्सन से आप क्या समझे? एवरी पर्सन से आप क्या समझे? पर्सन या तो होना चाहिए भारतीय भैया, और पर्सन कैसा? विदेशी, फॉरेनर और अपना इंडियन नागरिक। तो इसमें एवरी पर्सन में कौन कौन से आ जाते हैं? इंडियन सिटीजन भी आ सकता है और फॉरेन सिटीजन भी आ सकता है। मतलब एवरी पर्सन में क्या धर्म नहीं देखा जाएगा, बात धर्म नहीं देखा जाएगा, पर्सनल लॉ भी नहीं देखा जाएगा, सिर्फ अकेला बात होगी एवरी पर्सन, चाहे वह फॉरेनर हो चाहे वह इंडियन। क्या मैं आपसे पूछूंगा कि कंपनी आता है? कंपनी भी एवरी पर्सन का भाग हो सकती है। तो हाँ, तीसरा पर्सन क्या है? कंपनी भी आ सकती है, कंपनी भी हो सकती है एवरी पर्सन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसमें जो वर्ड अपन ने पढ़ा है अभी, दूसरा वर्ड दिखाया अपन को एक्ट एंड ओमिशन के बारे में। एक्ट एंड ओमिशन मतलब कार्य या लोग जो संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल है। जैसे संहिता में बताया गया है उसके उपबंधों की बिल्कुल, उसके जो प्रोविजन है उसके उपबंध की क्या है? बिल्कुल प्रतिकूल है। मतलब जैसा जैसा काम करने से संहिता बना कर रही है आप वैसा वैसा कर रहे हो तो ये क्या हो सकता है? ये पनिशेबल होगा भैया। और अगर भारत के भीतर करोगे तो सेक्शन 2 में पनिशेबल होगा। तो ये एक्ट और ओमिशन आपको कहाँ देखने मिल सकता है? तो मैंने कल भी आपको बताया था कि भैया ये सेक्शन 33 में इसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी। और एवरी पर्सन, पर्सन आपको कहाँ मिलेगा? तो ये सेक्शन आपको 11 में मिल जाएगा। डन। आगे बढ़ते हैं। तीसरा बोलता है भारत के भीतर। एक वर्ड लिखा है इसमें भारत के भीतर, जो कि मैंने बताया इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में बात करता है। ठीक है, तो भारत के भीतर कहाँ है? भारत के भीतर। तो भारत के भीतर से आप क्या समझते हो? भारत के भीतर में 2 क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है प्रादेशिक क्षेत्र और दूसरा होता है व्यक्तिगत क्षेत्र।
होते हैं कि नहीं होते? एक होता है प्रादेशिक क्षेत्र और दूसरा होता है व्यक्तिगत क्षेत्र। मतलब एक तो वो क्षेत्र जहां आप व्यक्तिगत राइट होता है, आप व्यक्तिगत रूप से रहते हो, और एक तो वो क्षेत्र जहां से बाहर से लोग आ सकते हैं, घूमने फिरने की जगह होती है, प्रादेशिक क्षेत्र मतलब क्षेत्रीय। एक होता है व्यक्तिगत क्षेत्र, एक होता है क्षेत्रीय क्षेत्र मतलब टेरिटोरियल। ठीक है, तो बात भी अपन इसी पे कर रहे हैं कि इंटर टेरिटोरियल, चाहे बाहर से व्यक्ति यहाँ आके क्राइम करे, चाहे आप जाके बाहर से क्राइम करो और बाहर क्राइम करके आप लौट रहे हो, तो वो ऐसा पनिशेबल होगा जैसे वह भारत के भीतर ही किया गया हो। यही आपके सेक्शन 2 में लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा? यही लिखा गया है। अब बात करते हैं कि भैया दंड की अधिकारिता व्यक्ति के आपराधिक स्थान से निमित्त होगी, सिटीजनशिप से नहीं होगी। मतलब सीधा सीधा अगर सेक्शन 2 का मैं मीनिंग देखूं तो मीनिंग क्या निकल रहा है? इंटर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन मतलब इसकी जो दंड की पनिशमेंट है वो कैसे है? वो सिटीजनशिप से नहीं, वो देखी जाएगी आपके प्लेस से कि आपने कहां अपराध किया है, और अगर वह वहां अपराध किया जाता है जो भारत में पनिशेबल होता तो आप अपराधी कहलाएंगे। दो समझ में आया? अब दो में भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड के बारे में प्रोविजन, ठीक है, एवरी पर्सन भी लिखा है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 6 लोगों को इसमें एग्जाम दिया गया है हमारे। तो वो 6 लोग कौन कौन से हैं जिनको इस धारा में क्या मिला है? छूट मिली है। आइए बात करते हैं। 6 लोगों की बात करें। 6 लोग कौन? पहला तो अपना अगर देखा जाए तो सोवरेन, राष्ट्र, पहला क्या हो सकता है? सोवरेन, इसको बोलते हैं संप्रभुत्व। दूसरा अगर देखा जाए तो राजदूत, तो एम्बेसडर बनाए जाते हैं अपने भारत के, ठीक है, राजदूत। तीसरा अगर देखा जाए, तीसरा कौन हो सकता है? तो तीसरा है विदेशी शत्रु। कौन है? विदेशी शत्रु। और चौथा अगर देखा जाए, चौथा क्या हो सकता है? चौथा है विदेशी सेना, विदेशी सेना भी है। पांचवा कौन हो सकता है? या युद्ध को, जो कि अपन सेक्शन 4 में अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा डन। और छठवां देख रहे हैं, छठवां प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर के बारे में बात करता है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो और चाहे अपने राज्य का गवर्नर, इन दोनों के बारे में बात करता है। तो ये 6 आप देख लीजिए कि इन लोगों को भैया सेक्शन 2 में छूट है। इंटर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में अगर कोई ऑफेंस होता है तो इसकी बात करता है। डन, समझ में आई? ठीक। अब सेक्शन 3, सेक्शन 3 पढ़िए। सेक्शन 3 क्या बोलता है? सेक्शन 3 बोलता है कि पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट व्हिच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन इंडिया। भारत से परे किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड भारत से परे। सेक्शन 3 अगर इसका एसेंशियल अगर अपन देखें, आइए इंग्लिश में भी देख लीजिए। एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ, कितना क्लियर कट में बोल दिया, एनी पर्सन लायबल बाय एनी इंडियन लॉ। भारत की विधि के हिसाब से कोई भी व्यक्ति क्या होगा? दंडनीय होगा। मतलब अगर इसके देखें, एसेंशियल देखें, तो कोई भारतीय विधि होनी चाहिए पहली चीज तो, फॉरेन विधि नहीं, क्या होनी चाहिए? भारतीय विधि होनी चाहिए। और ऐसी भारतीय विधि भारत से परे किए गए अपराध से संबंधित हो। ये जो विधि है दूसरी, ये जो भारतीय विधि है, इंडियन लॉ है, ये कैसा हो? जो भारत से बाहर अगर कोई अपराध किया है उससे क्या होनी चाहिए? रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब भारत से बाहर किए गए अपराध से क्या हो? संबंधित, रिलेटेड हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट अगर क्या बनाएगा इसमें कि भैया भारत से परे किए गए अपराध हेतु विधि के अधीन विचारण हेतु दायी। ऐसा ना हो भारत से बाहर किए गए अपराध से संबंधित है तो इसका विचारण भी कैसा होना चाहिए? इसका विचारण भी ऐसी विधि से अधीन विचारण हेतु दायी हो। मतलब
विधि के अधीन कैसा होना चाहिए, विचारण के लिए दायी। ट्रायल कहाँ है? अब आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, इंग्लिश डायरेक्ट पढ़िए। एनी पर्सन लायबल एनी इंडियन लॉ टू ट्राई फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया। लिखा है कि नहीं कि भारत से बाहर किए गए अपराध से संबंधित हो जो ऐसी विधि के विचारण का दायी हो जो भारत से बाहर किया गया। लिखा है, लिखा है। फिर वही आप पढ़ोगे आगे भी यही लिखा, डिफॉल्ट प्रोविजन ऑफ दिस कोड फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया सेम मैनर एज सच एक्ट हैड कमिटेड विद इन इंडिया। चाहे वह बाहर किया गया है, इंडिया में किया जाता तो भी क्या होता है, अपराध होता। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन कि इसमें और क्या क्या दिया है। अब विचारण की बात अगर करी है मैंने, तो विचारण ऐसा तो है नहीं है कि भैया मन बना तो कर लिया। तो आपको चाहिए क्या, आपको क्या चाहिए, ट्रायल अप्रूव्ड चाहिए। और ट्रायल अप्रूव्ड कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। और वह कौन से सेक्शन में देगा, वो सीआरपीसी अंडर सेक्शन 188, क्योंकि उसमें लिखा है कि भारत के बाहर जो अपराध होते हैं उनके बारे में लिखा है। तो ट्रायल का प्रोविजन कहाँ दिया गया है, वो सीआरपीसी की 188 में दिया गया जी। आगे देखें तो ट्रायल कोड कहाँ है। अब भैया ट्रायल कोड के बारे में भी बताया गया है कि भैया वो फर्स्ट शेड्यूल में आप देखने चाहोगे तो भैया फर्स्ट उसमें आपको दिख सकती है। उसके बाद आगे प्रोविजन क्या बोला गया है, इसके बाद और क्या बोला, उसके बाद बोला गया आपने आर्टिकल 245 का 2 पढ़ा होगा। आर्टिकल 245(2) इसमें क्या क्या लिखा है, इसमें लिखा है भैया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक इट वैलिड, कि मतलब इस वाले प्रोविजन को जो बोलता है भारत से बाहर किए गए अपराध से संबंधित हो लेकिन भारत के अधीन किया गया होता तो वो क्या होता, दंडनीय होता। तो ये वाली बात कहाँ लिखी है, ये यहाँ से वैलिड बोली गई है कि भैया ये वाली बात जो सेक्शन 3 में बोला है वो आर्टिकल 245 के 2 में बात है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन वाली बात कहाँ बोली जाती है, यहाँ बोली जाती है। डन, इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब बात वही थी कि भैया भारतीय, तो भारतीय में भी आते हैं मे और मे नॉट बी सिटीजन, दोनों पे लागू होगी, दोनों चीजों पे लागू हो जाएगा। डन। अब इसके एग्जांपल कैसे, एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो एग्जांपल जैसे कि 498 ए का मामला देख लीजिए, 304 बी का मामला देख लीजिए कि अमेरिका में ये वाले अपराध हुए लेकिन अपने भारत के भीतर आए। पाकिस्तान का व्यक्ति फ्रॉड करता है इंडियन व्यक्ति के साथ, कहां करा, पाकिस्तान में। कहां करता है, पाकिस्तान में। तो वह जब भारत आएगा तब पकड़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि यह इंडियन लॉ में क्या है, पनिशेबल। दोस्तों अगला टॉपिक अपना सेक्शन 4 और 5 है, आगे अपन वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।